नमस्कार मित्रों, लास्ट वीडियो में आपने इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों के महत्व को जाना। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इतिहास के स्रोत साहित्यिक हैं, पुरातात्विक हैं और विदेशी यात्रा विवरण। उसी में से अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक और भवन, अन्य अवशेष, ये चर्चाएं थी, जिसमें अभिलेखों पर मैंने जोर देते हुए आपको अभिलेखों के बारे में बताया था और ये बताया था कि अभिलेख किस तरह से भारतीय इतिहास, किसी भी इतिहास को प्रभावित करते हैं। और मैंने अशोक के अभिलेखों के बारे में ज़्यादा जोर दे करके कहा, चूँकि चर्चा हुई थी कि अशोक के ही पहले ऐसे अभिलेख हैं जो पठनीय अभिलेख हैं। यूँ तो सिंधु सभ्यता की भी चीज़ें थी, खैर वो सब आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। आज हम अभिलेखों के वर्गीकरण को हिस्से को लेकर के चलते हैं कि अभिलेख जो भी भारत में मिले, खुदाई में, उत्खनन में, या जहाँ पिलर एडिक्ट के रूप में मिले, जैसे भी जो अभिलेख हमारे पास उपलब्ध है उनको हमने कैटेगराइज किया। और कैटेगराइज करने का मतलब है एक इस तरीके की चीजें, उसमें लिखी हुई चीजों को हमने एक हिस्से में रखा, कुछ खास तरीके की चीजों को एक हिस्से में रखा। तो उसी में आप अगर बोर्ड पे देखें तो अभिलेखों में मैंने हेडिंग डाल दी अभिलेख और फिर लिखा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या राजकीय अभिलेख। जाहिर सी बात है कि राजकीय अभिलेख का मतलब प्रजा के लिए जारी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक आदेश। प्रजा के लिए जारी सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, यानी शासक अपनी प्रजा को जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक आदेश दे रहा है, वह बातें उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से लिखवाई या उत्कीर्ण करवाई या इनग्रेव करवाई। और इन बातों से संबंधित जितने भी अभिलेख हैं उनको हमने राजकीय अभिलेख के रूप में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के रूप में स्वीकार किया। दूसरी बात आती अनुष्ठानिक अभिलेख। आज भी आप किसी भी त्योहार में, कर्मकांडी व्यवस्था में कहते हैं कोई अनुष्ठान करा लीजिए। अनुष्ठान दरअसल रिचुअल रिकॉर्ड्स के रूप में है, जिसमें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि मत को मानने वाले लोगों ने स्तंभों, पिलर, दीवारों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर इनग्रेव करवाया। फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि रिचुअल रिकॉर्ड्स यानी अनुष्ठानिक अभिलेखों में ऐसे अभिलेख आए जिसमें बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव मत के लोगों ने स्तंभों, दीवारों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया। एक इस प्रकार के अभिलेखों की श्रेणी हो गई। एक और अभिलेख थे जो, अब तीसरे प्रकार के अभिलेखों में हम चर्चा करते हैं प्रशस्ति अभिलेखों की। प्रशस्ति अभिलेखों का मतलब है कि किसी भी शासक की प्रशंसा में लिखी गई बातें जो अभिलेखों में उत्कीर्ण कराई गई। तय बात है, प्रशंसा में लिखी हुई बात में आलोचना तो होगी नहीं, और दूसरी, जिस शासक का शासन होगा उसके अगेंस्ट जाकर के कैसे कोई लिखेगा। और यहां पर एक मुद्दा जो उभर करके आता है कि उस पर राजाओं की प्रशंसा तो दिखी, लेकिन सकारात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता। सकारात्मक रहा, मूल्यांकन नहीं हो सकता था। मैं इस बात को दोहरा दूं, कहने में कुछ भ्रम हो सकता है कि प्रशस्ति अभिलेखों में राजाओं की प्रशंसा पर लिखे गए अभिलेख जो सकारात्मक ही रहे, जिन पर मूल्यांकन नहीं हो सकता था। मूल्यांकन का मतलब वास्तविक आकलन नहीं हो सकता था कि शासक प्रजा की निगाह में वाकई कितना बेहतर था। शासक की तारीफ में लिखे हुए वाक्य जो मंतव्य थे वो तो उत्कीर्ण है, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसे किसी एक ही शासक से पूरी दुनिया, उसकी प्रजा संतुष्ट हो। खैर, जो कुछ भी है, सब कुछ झूठ भी नहीं माना जा सकता, लेकिन इस प्रकार के हमारा दृष्टिकोण, हमारा विषय है कि अभिलेख कितने प्रकार के बांटे जा सकते हैं। अभिलेखों का वर्गीकरण, राजकीय अभिलेख, अनुष्ठानिक अभिलेख, प्रशस्ति अभिलेख। तो उस प्रशस्ति अभिलेख में ऐसे अभिलेख हैं जो राजाओं की प्रशंसा पर लिखे गए। फिर कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो विदेशों से प्राप्त अभिलेख हैं, यानी हमारे यहाँ नहीं बल्कि विदेश, यानी हमारे देश के बाहर, जैसे बोगस कोई पर्सिपोलिन है, वेहस्तुन, ऐसी जगहों से प्राप्त अभिलेखों से भी हमारा इतिहास परिपक्व और मजबूत होता है और हम किसी भी निर्णय में मजबूती से कुछ बात कह सकते हैं इन अभिलेखों के आधार पर। इसके अलावा बहुत से अन्य स्रोत भी हैं, जैसे हेलियोडोरस का बेसनगर, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया हेलियोडोरस द्वारा, एक ये हो गया। सोहगौरा का, जहां पर यह चर्चा हुई दुर्भिक्ष की,
एरण अभिलेख जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में 510 ईस्वी में सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो बहुत एक लिंक में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे अभिलेख हमें मिले हैं जिनसे हम अपने इतिहास की बहुत सी बातों को पुख्ता सबूत के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं पुनः इस अभिलेखों की बातों को दोहरा दूं। लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा की थी अभिलेख क्या है, कौन कौन से स्रोत हैं इतिहास के, उसमें से अभिलेख, और आज मैं अभिलेखों के महत्व की चर्चा लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। अभिलेख कितने हिस्सों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, रिचुअल रिकॉर्ड्स, प्रशस्ति अभिलेख, विदेशों से प्राप्त अभिलेख और अन्य स्रोत। इनको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। और इसके बाद एक बार और ध्यान कर लीजिएगा, अभिलेखों से एक सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे वो जरूर इसलिए पूछा जाए कि अशोक के किस अभिलेख में क्या कहा गया, बट वो बातें स्पेशलाइज जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तब वो बातें होंगी। भूमि अनुदान पत्रों की चर्चा किए बिना अभिलेखों का जो सेगमेंट है, हिस्सा है, वो पूर्ण नहीं होता है। तो जो अभी हमने चर्चाएं आपसे की कि अभिलेख प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार, वो हम सब लोगों का, इतिहासकारों का सोचना था और उन्होंने उसे कैटेगराइज कर दिया। उसी संदर्भ में थोड़ा सा हिस्सा और है कि भूमि अनुदान पत्र दरअसल भूमि की से संबंधित जो अनुदान दिया जाता था, दान और अनुदान में भिन्नता है, कभी चर्चा होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अनुदान किसी निश्चित उद्देश्य के लिए दिया गया दान है और दान में उद्देश्य निश्चित नहीं होता। तो यहां पर अनुदान है, एक तरीके से ग्रांट। तो भूमि अनुदान पत्र जो अक्सर तांबे की चद्दरों पर, तांबे की शीट पे इनग्रेव किए जाते थे, उकेरे जाते थे। कभी कभी आज भी आप देख लीजिए, भारत सरकार अगर किसी को कोई सम्मान देती है तो उसमें उभरे हुए अक्षरों में लिखा होता है। आपके कहीं ना कहीं विद्यालय प्रोग्राम कार्यक्रमों में भी ऐसा होगा, तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं। दरअसल राजाओं और सामंतों द्वारा, शासन सत्ता किसके पास थी, राजा थे या राजाओं के अधीन सामंत थे, उनके द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिर विहारों और जागीरदारों को जो भी साथ साथ राजकीय सेवा के अधिकारियों से संबंधित थे। फिर से सुनिए, भूमि अनुदान पत्र अधिकांशतः अनुदान पत्र तांबे के होते थे और तांबे में उकेरे जाते थे, जिसमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिर विहार, बौद्ध विहार, जागीरदारों और सरकारी सेवा में, राजकीय सेवा में संबंधित या जुड़े हुए अधिकारियों से संबंधित ये दान भूलेख पत्र होते थे, जिनमें गांव, भूमि, राजस्व संबंधित दानों, गिफ्ट का विवरण होता था। ये अधिकांशतः प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में लिखे गए। आपको ये बता दूं कि कभी कभी ये पूछा जाता कि निम्न में से किस भाषा में, किस क्षेत्र के अभिलेख पाए गए या ताम्रपत्र, तो इसको आप देख लीजिए। और ये बात मैं बार बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जितनी भी वीडियो क्लासेस हैं बिना आपके स्वाध्याय के बहुत प्रभावी नहीं होंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप किताबों से, एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत देखना शुरू कर देंगे इस जीरो सीरीज के बाद, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो इस प्रकार से मेरा जितना भी समझाना था भूमि अनुदान पत्र को लेते हुए अभिलेखों का, वो आज की क्लास में समाप्त होता है। पुनः अभिलेखों के अलावा जो भी हमारे इतिहास के स्रोत थे, चाहे वो मुद्राएं हो, चाहे वो स्मारक और भवन हो, मॉन्यूमेंट्स हो, बिल्डिंग्स हो, या फिर चित्रकला और मूर्तिकला हो, इन सब पर भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में चर्चा करने से आपके लिए भी सरलता, सहजता रहती है। आप धीमे धीमे पढ़ते जाइए और जब ये हमारी जीरो की सीरीज समाप्त होगी उसके बाद आप एक समराइज कर लीजिएगा अपनी पेपर को और फिर आप एनसीईआरटी की स्टार्टिंग करेंगे। निसंदेह भरोसा रखिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।